हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा ऊष्मा इंजन के वायु दहन इंजन से संबंधित था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से इस सिलेंडर और पिस्टन से अलग किसी बॉयलर में जल को गर्म किया जाता था और उस वाष्प को सिलेंडर में भेजा जाता था और उससे किस प्रकार से वायु दहन इंजन में प्रक्रिया होती थी। आज हम उसी ऊष्मा इंजन के दूसरे प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आंतरिक दहन इंजन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वायु दहन इंजन एवं आंतरिक दहन इंजन का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि जो ईंधन है वो इंजन से बाहर या सिलेंडर से बाहर कहीं उसका दहन हो रहा है या फिर सिलेंडर के अंदर ही दहन हो रहा है। जब ईंधन का दहन सिलेंडर से बाहर कहीं बॉयलर में होता है तो इस प्रकार के इंजन को हम कहते हैं वायु दहन इंजन, और यदि सिलेंडर में ही ईंधन का दहन होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस प्रकार के इंजन को हम कहते हैं आंतरिक दहन इंजन। तो आज हम आंतरिक दहन इंजन के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसकी रचना कैसी होती है। तो आइए देखते हैं आंतरिक दहन इंजन की रचना। तो रचना में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक धातु का सिलेंडर होता है। ये हमारा धातु का सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक वायुरोधी पिस्टन लगा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पिस्टन है और ये बड़ा वाला क्या है, सिलेंडर है। इस पिस्टन से एक पिस्टन छड़ लगी होती है जो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से इस पहिए से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले इसमें एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है जो वायुरोधी होता है और पिस्टन से एक पिस्टन छड़ के माध्यम से एक क्रैंक शाफ्ट जुड़ा होता है और इस क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से यह पहिया जुड़ा होता है। दूसरी बात, इसमें दो बाल्ब होते हैं जिसको आप देख पा रहे हैं, ये बाल्ब V1 है और ये बाल्ब V2 है। ये दोनों बाल्ब, एक बाल्ब के माध्यम से ईंधन इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और दूसरे बाल्ब के माध्यम से जो अनयूज्ड गैस होती है, बेकार गैस होती है, वो इस बाल्ब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसी सिलेंडर के अंदर ईंधन का दहन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। अब इस सिलेंडर से जुड़ा हुआ एक स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग जो होता है वो इस ईंधन को जलाने के लिए स्पार्किंग का काम करता है। विद्युत स्पार्क इसके माध्यम से होता है और विद्युत स्पार्क के माध्यम से इस ईंधन का क्या होता है, दहन होता है। आगे इस इंजन से लगा हुआ एक प्रकोष्ठ होता है जिसको कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर में टंकी से पेट्रोल अथवा डीजल उपलब्ध होता है और उसी कार्बोरेटर में वायु का मिश्रण होता है, यानी पेट्रोल अथवा डीजल में वायु का मिश्रण होने के पश्चात वो पेट्रोल और डीजल आते हैं सिलेंडर में। तो ये इसकी रचना हो गई कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक सिलेंडर होता है, धातु का बना होता है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन से लगा हुआ एक पिस्टन छड़ होता है और ये छड़ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट पहिए से जुड़ा होता है। दो बाल्ब होते हैं V1 एवं V2। बाल्ब V1 से ईंधन इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और बाल्ब V2 से दहन के बाद जो अनयूज्ड, जो अप्रयुक्त गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं और इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है इस सिलेंडर में। जब आवश्यकता पड़ती है तो स्पार्क प्लग के माध्यम से विद्युत स्पार्क किया जाता है और इस विद्युत स्पार्क के माध्यम से ईंधन का दहन होता है। तो ये इसकी रचना हो गई। अब कार्यविधि के रूप में देखते हैं। तो रचना में हम क्या पाते हैं
नंबर 1 में सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, पिस्टन से लगा हुआ पिस्टन छड़, पिस्टन छड़ से जुड़ा हुआ क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ पहिया। आगे दो वाल्व V1 एवं V2, V1 एंड V2, जिसको निवेशी वाल्व और निष्कासन वाल्व कहते हैं। आगे स्पार्क प्लग, जो विद्युत स्पार्क कराता है, जिस स्पार्क के माध्यम से ईंधन का दहन होता है। और 8वां कार्बोरेटर, और 9वां अंत में पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल अथवा डीजल की टंकी। रचना में इतनी चीजें होती हैं। सिलेंडर से पिस्टन लगा होता है, पिस्टन से पिस्टन छड़ लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन छड़ लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट पहिए से जुड़ा होता है, दो वाल्व होते हैं V1 एवं V2। एक वाल्व को निवेशी वाल्व कहते हैं, दूसरा को निष्कासन वाल्व कहते हैं। एक स्पार्क प्लग लगा होता है जिससे विद्युत स्पार्क कराया जाता है, इसी विद्युत स्पार्क से ईंधन का दहन होता है। और एक कार्बोरेटर होता है जहां से डीजल अथवा पेट्रोल वायु में मिश्रित होकर के सिलेंडर में प्रवेश करता है। और एक पेट्रोल अथवा डीजल की टंकी होती है जिसमें पेट्रोल अथवा डीजल रखा हुआ होता है। तो ये हमारा हो गया। रचना में इतने पार्ट होते हैं जिसको आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे जो हम देखते हैं कार्यविधि, कैसे ये कार्य करता है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। आंतरिक दहन इंजन के कार्यविधि को 4 चरणों में बांटा गया है, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। तो क्या है, कार्यविधि 4 चरणों में बटा होता है, जिसके कारण इस इंजन को फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 4 चरणों में इसकी कार्यविधि बटी हुई होती है, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और ये कार्यविधि किन 4 चरणों में बटी हुई थी उसको हम देखते हैं। तो पहला चरण होता है निवेशी चरण। निवेशी चरण, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग चरण। चार्जिंग चरण। दूसरा जो चरण होता है वो होता है संपीड़न चरण। संपीड़न चरण। तीसरा चरण होता है प्रसार चरण, या इसी को शक्ति चरण कहते हैं। शक्ति चरण। और चौथा चरण होता है निष्कासन चरण। निष्कासन चरण। तो इस इंजन में 4 चरण होते हैं। निवेशी चरण, जिसको हम चार्जिंग चरण कहते हैं, दूसरा संपीड़न चरण, तीसरा प्रसार चरण, इसी को शक्ति चरण कहते हैं, और चौथा होता है निष्कासन चरण। तो इसके कार्यविधि को एक एक चरण में क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो निवेशी चरण होता है, या इसी को चार्जिंग चरण कहते हैं।
निवेशी चरण में क्या होता है कि इनपुट निवेश कराया जाता है ईंधन प्लस वायु, या ईंधन के रूप में हम इस आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल अथवा डीजल के रूप में लेते हैं। तो निवेशी चरण में पहला काम होता है पेट्रोल एवं वायु के मिश्रण का सिलेंडर के अंदर निवेश करना। तो इस इंजन से अलग एक टंकी में पेट्रोल होता है, उस टंकी से पेट्रोल कार्बोरेटर में आता है और कार्बोरेटर में ही उस पेट्रोल में वायु का मिश्रण होता है और इस वायु एवं पेट्रोल का मिश्रण इस वाल्व V1 के माध्यम से इस पिस्टन में प्रवेश करता है। ये होता है चार्जिंग चरण अथवा निवेशी चरण। आगे इस पिस्टन का संपीड़न होता है। संपीड़न होने से ये पिस्टन ऊपर की ओर सिलेंडर में प्रवेश करता है और इस पेट्रोल एवं वायु का आयतन अत्यंत कम हो जाता है और अत्यंत कम होने के बाद इसका ताप एवं दाब दोनों बढ़ता है। ताप एवं दाब दोनों बढ़ने के कारण इसमें दहन होने से ऊष्मा अत्यधिक निकलती है। तो संपीड़न के चरण में क्या होता है कि ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और इस पेट्रोल एवं वायु के आयतन को कम करता है। ऐसी स्थिति में इस पेट्रोल एवं वायु का दाब एवं ताप दोनों बढ़ जाता है। इसी समय ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट होता है। तीसरे चरण में जब हम आते हैं तो स्पार्किंग प्लग के माध्यम से विद्युत स्पार्क होता है। विद्युत स्पार्क होने से इस पेट्रोल एवं वायु के मिश्रण में आग लग जाता है और इसका दहन प्रारंभ हो जाता है। दहन प्रारंभ होने के बाद ये इसका प्रसार होता है और प्रसार होने पर यह पिस्टन पुनः सिलेंडर से बाहर की ओर गति करने लगता है और जब सिलेंडर इस पिस्टन में गति करता है तो इसकी रेखीय गति होती है और रेखीय गति इस पिस्टन छड़ एवं क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से इस पहिए को वृत्तीय गति प्रदान करता है। जब इस सिलेंडर में पेट्रोल एवं वायु का दहन होता है तो यह पिस्टन का प्रसार होता है, या कह लें इस ईंधन में ऊष्मीय प्रसार होता है जिससे पिस्टन इस सिलेंडर से बाहर की तरफ निकलता है और इस पिस्टन छड़ एवं क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से पहिया घूम जाता है। चौथा चरण जो होता है, ये पहिया जब घूमने लगता है तो जड़त्व के कारण इस क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन छड़ के माध्यम से पुनः सिलेंडर को क्या करता है, ऊपर की ओर पुश करता है और ऊपर की ओर पुश करने पर वाल्व V1 बंद हो जाता है और V2 खुल जाता है। इसके पश्चात दहन के पश्चात जो अनयूज्ड गैसें होती हैं वो वाल्व V2 से बाहर निकल जाती हैं। तो ये इसका कार्यविधि हुआ। सबसे पहले कार्यविधि में निवेशी चरण होता है जिसको हम चार्जिंग चरण कहते हैं। इस चरण में सबसे पहले इस पिस्टन का विस्तार होता है। विस्तार होने के बाद यहाँ वायु दाब कम होता है। वायु दाब होने से वाल्व V1 खुल जाता है। वाल्व V1 के खुलने से कार्बोरेटर से पेट्रोल एवं वायु का मिश्रण इस सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। जब इसमें पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं वायु प्रवेश कर जाता है उसके पश्चात इस पिस्टन के माध्यम से इस पेट्रोल एवं वायु का संपीड़न होने लगता है। यहीं से दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है संपीड़न का। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है और पेट्रोल और वायु का आयतन काफी कम हो जाता है। इस स्थिति में इस सिलेंडर के अंदर दाब भी अधिक हो जाता है और ताप भी अधिक हो जाता है। यहां से तीसरे चरण का प्रारंभ हो जाता है प्रसार चरण एवं शक्ति चरण। जब ये संपीड़ित हो जाता है, इसका ताप अधिक हो जाता है, दाब अधिक हो जाता है, इसी समय इस स्पार्क प्लग के माध्यम से इसमें विद्युत स्पार्क होता है और इसमें आग लगती है और इसका दहन प्रारंभ हो जाता है। दहन प्रारंभ होने के बाद ये पेट्रोल एवं वायु गैस के रूप में परिवर्तित होती है और इस पिस्टन पर दबाव बनाती है और इसका प्रसार होने लगता है। ये आपका तीसरा चरण है। यानी दहन के पश्चात जब पेट्रोल और वायु में आग लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ये पिस्टन को
सिलेंडर से बाहर की ओर पुश करता है और इसका प्रसार होने लगता है। इसी समय प्रसार के समय इसमें शक्ति आती है और इसको शक्ति चरण कहते हैं। जब पिस्टन नीचे की ओर बढ़ता है तो ये पिस्टन छड़ और क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से पहिए को घुमाता है। अंत में जब ये पूरी तरह से प्रसारित हो जाता है तो जड़त्व के कारण ये पहिया पुनः पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाता है और उस स्थिति में बाल V2 खुल जाता है और V2 से अनयूज्ड गैसें वो बाहर निकल जाती हैं। यही प्रक्रिया बार बार रिपीट की जाती है, बार बार दोहराई जाती है और आंतरिक दहन इंजन अपना कार्य करता रहता है। तो ये हमारा आंतरिक दहन इंजन की कार्यविधि रही। अब इसमें आंतरिक दहन इंजन और वायु दहन इंजन में अंतर क्या होता है उसको हम देखना चाहे तो देखेंगे। तो नंबर एक अंतर तो ये होता है कि वायु दहन इंजन में इस सिलेंडर से बाहर कहीं बॉयलर में दहन की प्रक्रिया होती है और वहां से भाप निकल करके सिलेंडर में आता है। एक वायु दहन इंजन में होता है। और आंतरिक दहन इंजन में क्या होता है, सिलेंडर में ही ईंधन होता है और वहीं पर उसका दहन होता है। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये होता है कि जो वायु दहन इंजन होता है उसमें शक्ति कम होती है जबकि आंतरिक दहन इंजन में शक्ति अधिक होती है। तीसरा अंतर इसमें यह होता है कि वायु दहन इंजन में वायु दहन के पश्चात जो गैसें निकलती है वो विषैली नहीं होती है, जबकि आंतरिक दहन में जो गैसें निकलती हैं वो विषैली होती है। और आंतरिक दहन इंजन में जो कार्यविधि होती है वो 4 चरणों में होती है। आंतरिक दहन इंजन में जो कार्यविधि होती है वो 4 चरणों में होती है। पहला है निवेश चरण या चार्जिंग चरण, दूसरा है संपीड़न चरण, तीसरा है प्रसार अथवा शक्ति चरण और चौथा है निष्कासन चरण। जबकि वायु दहन इंजन में 2 चरणों में ही कार्य होता है, निवेशी चरण और निष्कासन चरण में। और अंतिम अंतर है कि आंतरिक दहन इंजन में बॉयलर के न होने के कारण इसके फटने की संभावना कम होती है, जबकि वायु दहन इंजन में अलग से बॉयलर होता है और वहां पर फटने की संभावना ज्यादा होती है। यानी वायु दहन इंजन आंतरिक दहन इंजन की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। तो अंतर को एक बार फिर से देख लें कि वायु दहन इंजन में दहन की प्रक्रिया सिलेंडर से बाहर कहीं अन्यत्र बॉयलर में होती है, जबकि आंतरिक दहन इंजन में दहन की प्रक्रिया सिलेंडर के अंदर ही होती है। दूसरा अंतर होता है कि वायु दहन इंजन अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है, जबकि आंतरिक दहन इंजन अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा अंतर होता है कि वायु दहन इंजन से निकली हुई जो गैसें होती हैं वो अपेक्षाकृत कम विषैली होती है, जबकि आंतरिक दहन इंजन से निकलने वाली गैसें अधिक विषैली होती है। चौथा अंतर है कि वायु दहन इंजन में प्रक्रिया केवल 2 ही चरणों में होती है, निवेशी चरण और निष्कासन चरण, जबकि आंतरिक दहन इंजन में प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला निवेशी अथवा चार्जिंग चरण, दूसरा संपीड़न चरण, तीसरा प्रसार अथवा शक्ति चरण और चौथा अंत में निष्कासन चरण। तो ये हमारे अंतर हो गए। तो इस तरह से हमने वायु दहन इंजन एवं आंतरिक दहन इंजन दोनों को देखा। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आंतरिक दहन इंजन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।